हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हाल ही में जो हमने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप नाम देंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जैसा जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। लगातार आप लोगों की परीक्षाओं में इससे सवाल बनते रहते हैं। अब देखिए शुरुआत कैसे की जाए, तो शुरुआत करने के लिए हम आपको एक विचार देना चाहेंगे। और जो हम आपको विचार देना चाहेंगे वो ये होगा कि आप सबसे पहले विचार ये करना सीखें कि प्रस्तावना आखिर क्या है। तो जब आप इस विचार को अपने माइंड में थोड़ा स्टैब्लिश करने की बात करेंगे, अपने माइंड में थोड़ा कैलकुलेट करने की बात करेंगे और आप अपने से ही सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना क्या है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि प्रस्तावना क्या है। इसके कई प्रकार के तरीके होते हैं और अगर आप इतना शुरुआत में बता के चलते हैं कि प्रस्तावना क्या है और इसके जो तमाम प्रकार के तरीके हैं उनको अगर आप लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करके चलते हो तो कई सारे सवाल तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना क्या है, तो आप सबसे पहले ये कहना सीखेंगे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। यानी कि कहा यह जाता है कि आपको अगर पूरे भारतीय संविधान को विद इन शॉर्ट टाइम, यानी कि पूरे भारतीय संविधान को कम से कम समय में अगर आपको समझना है या कम से कम समय में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यह समझाया जाता है कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विजिट कर लें और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से समझ लें, कैलकुलेट कर लें। इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपने बहुत कम शब्दों में और कम समय देते हुए आपने पूरे संविधान के उद्देश्यों को समझ लिया है। तो एक तो यह बात है। दूसरा यह है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के संदर्भ में एक इंडेक्स के रूप में कार्य करती है। इंडेक्स का मतलब यह होगा, जैसा अगर आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो किताब को उठा करके देखने के दो प्रकार के तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपको यह बनता है कि किताब के एवरी पेज टू पेज आप चले जाएं और ये कोशिश करें जानने की कि एवरी पेज पर क्या लिखा हुआ है। एक तरीका यह होता है कि किताब की स्टार्टिंग में जो इंडेक्स आपको दिखाई पड़ता है उस इंडेक्स को आप समझ लें और उस इंडेक्स को समझते हुए आप ये तय करें कि इस बुक के माध्यम से जो तमाम प्रकार के टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स आपके किन किन पेजेस के बीच में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो जो इंडेक्स किसी किताब के लिए कार्य करता है वही जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के लिए भी क्या है, कार्य करती है। यानी कि दो बातें हमने आपको अभी तक बता दी हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का कार्य करती है और दूसरी बात एक है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान के इंडेक्स के रूप में आप लेकर के चलेंगे। जो इंडेक्स किताब के संदर्भ में सहयोग का धरातल आपको देता है वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के संदर्भ में सहयोग का धरातल आपको क्या है, देने का कार्य करती है। तो दो बातें इस संदर्भ में कि प्रस्तावना क्या है। तीसरी बात एक है कि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, यानी कि भारतीय संविधान का दार्शनिक तत्व आपको कहां पर दिखाई पड़ता है या दार्शनिक धरातल आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, तो आंसर हर हाल में आपका क्या आएगा साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही आएगा। यानी कि हम यह भी कहने की कोशिश करेंगे जब हम इस बात को डिफाइन करने की बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रीएम्बल, तो हम ये कहेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का ही फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको दिखाई पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही यह बताने का कार्य करती है कि भविष्य में भारतीय संविधान के पास किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी या भविष्य में भारतीय संविधान को किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन तमाम प्रकार की चुनौतियों से बाहर निकलने के जो रास्ते होंगे, जो संवैधानिक रास्ते होंगे, उन संवैधानिक रास्तों को आपके सामने रखने का कार्य भी कौन करती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही करती है। तो यह भी कहना सीखें कि भारतीय संविधान का जो आपका फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको प्रिवेल्ड होता है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही होता है। एक बड़ी बात और है, कभी कभार सवाल आपसे यह भी पुटअप किया जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के जो उद्देश्य हैं, उनके रिफ्लेक्शंस आपको कहां पर दिखाई पड़ते हैं, तो उनके रिफ्लेक्शंस भी आपको कहां पर दिखाई पड़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ही आपको दिखाई पड़ते हैं। यानी कि एक तीर से चार प्रकार के निशाने आपने लगा लिए हैं। अगर आप केवल इतना बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं कि व्हाट इज द प्रीएम्बल और इन चार बातों का बहुत ही सावधानी के साथ
अगर आप अपना प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं तो फिर आपकी कहानी शुरुआत में क्या हो जाएगी, बढ़िया बन जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल जैसे आपसे पुटअप किया जाता है कि भारतीय संविधान के साथ जो आपने प्रस्तावना जैसी व्यवस्था जोड़ी है ना, भारतीय संविधान के साथ जो आपने प्रस्तावना जैसी व्यवस्था जोड़ी है, इस संदर्भ में आपने किस विदेशी संविधान को फॉलो करने का काम किया है? तो आंसर बिल्कुल आपका सीधा नहीं आना चाहिए। अगर आंसर कभी आपका सीधा आएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि भारतीय संविधान के साथ जो हमने प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का जुड़ाव किया है, तो प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का जुड़ाव तो हमने किया, हम लोग जानते हैं, लेकिन इस संदर्भ में हमने किस विदेशी संविधान को फॉलो करने का कार्य किया है, तो आंसर आपका बहुत ज्यादा सीधा नहीं आना चाहिए। आंसर किस तरीके से आना चाहिए उसका संवैधानिक तरीका हम आपको देते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहली बार क्या बताया हमने, ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का सहारा लिया गया। यानी कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में हुआ क्या। ब्रिटिश शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1919 के साथ प्रस्तावना जैसी व्यवस्था को जोड़ा गया था। यानी कि अगर आपका एग्जामिनर है ना आपसे ये पूछ बैठे कि ब्रिटिश शासनकाल में प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का पहला प्रयोग आप किस व्यवस्था के साथ जोड़ करके चलना चाहेंगे, तो वहां पर जो आपका रेस्पेक्टिव आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपका होना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान के साथ प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का जो जुड़ाव है, इसके संदर्भ में ना तो हमने भारत शासन अधिनियम 1919 को फॉलो करने का कार्य किया है और ना ही हमने ब्रिटिश संविधान को फॉलो करने का कार्य किया है। हमने फॉलो करने का जो कार्य किया है वो यूएसए के संविधान को किया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे पहला जो आपका लिखित संविधान है यूएसए का है। संपूर्ण विश्व में संविधान सभा जैसी व्यवस्था सबसे पहली बार आपको कहां पर दिखाई पड़ी, यूएसए के अंदर आपको दिखाई पड़ी। और यूएसए के संविधान भी जो है ये संपूर्ण विश्व में पहला संविधान आपको दिखाई पड़ता है साथियों, जिसने अपने संविधान के साथ प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का जुड़ाव करने का कार्य किया। तो हमारे संविधान के साथ जो प्रस्तावना जैसी व्यवस्था का जुड़ाव है, इस संदर्भ में हमने जो प्रेरणा ली है, हमने इस संकल्प को जो उठाया है वो यूएसए की संवैधानिक व्यवस्था से उठाया है। हालांकि हम ये भी बता करके चलेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया था। लेकिन हमारा कोई भी झुकाव ना तो भारत शासन अधिनियम 1919 की ओर जाना चाहिए और ना ही हमारा कोई भी झुकाव ब्रिटिश संविधान की ओर जाना चाहिए। ये अगली बात हमने यहां पे क्या है डिस्कस कर ली है। अच्छा, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भारतीय संविधान की जो आपकी प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इस भाषा के संदर्भ में आपने किस देश की संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करने का कार्य किया है। तो यहां आप आंसर क्या बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर मान लीजिए वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की बात करे कि इसका मतलब क्या है, तो अगर आपको ये बताना पड़ जाए कि इसका मतलब क्या है तो आप थोड़ी परेशानी में आ सकते हैं। ये ठीक है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हमने ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करने का कार्य किया है, लेकिन इसका सही मतलब हम आपको बता के चलते हैं। इसका सही मतलब यह है कि प्रस्तावना के अंदर जो आपकी विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां हैं, क्या बताया मैंने, प्रस्तावना के अंदर जो आपकी विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां हैं वो प्रस्तावना की एक्चुअल भाषा नहीं है, जिसके संदर्भ में आपने ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करने का कार्य किया है। इसकी सही वजह यह है कि प्रस्तावना को जो लिखने का तरीका है, प्रस्तावना को जो आपका लिखने का तरीका है, तो प्रस्तावना को जो आपका लिखने का तरीका है ना, तो जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, तो प्रस्तावना को जो आपका लिखने का तरीका है, उस लिखने के तरीके को ही आप प्रस्तावना की एक्चुअल लैंग्वेज मान के चलेंगे और उसी के संदर्भ में आपने जिस देश की संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करने का कार्य किया है उसका जो रेस्पेक्टिव आंसर आपका आता है वो क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आपका आता है। तो यहां तक हमने 3 प्रकार की चर्चाएं प्रस्तावना जैसी व्यवस्था के संदर्भ में कर ली हैं। अगली बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान को अगर आप लोग कैलकुलेट करने की बात करेंगे या भारतीय संविधान की स्टडी करने की आप बात करेंगे, तो आपको यह भी अपने जहन में स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा कि भारतीय संविधान को अध्ययन
उसका अध्ययन करने के क्रम में तो सबसे पहला पायदान आपका आता है। तो वेरी फर्स्ट डिस्कशन जो आपका हमेशा होना चाहिए वो प्रस्तावना जैसी व्यवस्था के माध्यम से ही होना चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान जो अपना प्रस्तुतिकरण करता है वो प्रस्तावना जैसी व्यवस्था के माध्यम से ही करके चलता है। यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। हम एक बात और आपको यहां से जोड़ के बताते हैं। जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन करने की बात करेंगे तो अध्ययन करने के क्रम में जो पहला पायदान आपका बनेगा प्रस्तावना बनता है, और जो आपका अंतिम पायदान आपका बनता है वो संविधान की अनुसूचियां बनती हैं। हालांकि हम लोग क्लासेस में संविधान की अनुसूचियों को पहले ही पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सही तरीका जो आपका बनता है, सबसे पहले आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कैलकुलेट करेंगे। प्रस्तावना के बाद आप संविधान के अंदर कहां जाएंगे, आप भागों में जाएंगे। भागों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, शेड्यूल्स आपकी मिलेंगे। ये प्रस्तावना को या एक पूरे संविधान को ये कैलकुलेट करने का वेरी साइंटिफिक वे है। तो इससे भी कई बार सवाल जनरेट हो सकते हैं, ये हमारी एक क्या है, संभावना है। अगली चर्चा जो मैंने एक बार और एक क्लास के माध्यम से आपको बताया था कि असल में जब संविधान सभा को आप लोग कैलकुलेट करने की बात करते हो तो हालांकि हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर लिया है। तो संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू की ओर से क्या उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया, और ऑलरेडी हमने आपको ये बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव अपने आप में एक प्रकार का संवैधानिक दस्तावेज रहा, और उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा के अदर मेंबर्स को गाइडेंस देने का काम किया, डायरेक्शन देने का काम किया कि भाई जब आप स्वतंत्र भारत में भारतीय जनमानस के लिए संविधान बनाने का कार्य करेंगे तो आपको किस बिंदु को किस प्रकार से कैलकुलेट करने का काम किया है। कुल मिलाकर के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माणकर्ताओं को एक सहूलियत देने का कार्य कर रहा था। अब यही जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा के अंतर्गत, संविधान सभा की जो गतिविधि आपको दिखाई पड़ती है उसमें तमाम प्रकार के संशोधनों से गुजरा, और तमाम प्रकार के संशोधनों से गुजरने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को फाइनली भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में आपके सामने आया, और इसी प्रस्तावना जैसे डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने आपको ये बताने की बात की कि 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद, भागीरथ प्रयासों के बाद, बड़े प्रयासों के बाद हमने अपने संविधान को क्या है, बना लिया है, या हमने अपने संविधान को क्या है, तैयार कर लिया है। अब इसमें क्या होगा, वो एक साइकोलॉजिकली गेम आपके साथ खेल रहा है आज की डेट में। तो साइकोलॉजिकली गेम का मतलब क्या होगा, हम आपको यहां पर ही बताना चाहेंगे कि अगर आपका समय अच्छा रहा, भाई हम तो यही चाहते हैं कि आपका समय एग्जामिनेशन हॉल में क्या रहे, अच्छा रहे, तो अगर वो आपसे ये, अगर आपका समय अच्छा रहा तो आपसे सीधा ये पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किसने किया, तो वहां आपका आंसर क्या हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यूपी पीसीएस में सवाल जनरेट हो चुका है, और यूपी पीसीएस में साइकोलॉजिकल गेम ये खेला गया, उसने सीधा ही ये पूछ लिया कि प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किसने किया था। तो वहां भी आपको अपना आंसर तो स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा, वो पंडित नेहरू को ही स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावना का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, वो आपको उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ही आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर वो साइकोलॉजिकली आपको अननेसेसरी वे में जाकर के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो आप सावधान हो जाएं, और किस प्रकार का व्यवहार आपको अपनाना चाहिए उस प्रकार के व्यवहार की ओर क्या है, आपका ध्यान बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपके सामने रख दी हैं। अगली बात करते हैं। देखिए, अगली बात यह है कि अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिटेल्ड में जाकर के कैलकुलेट करने की बात करोगे तो हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये अपना प्रारंभ कहां से करती है। एक शब्दावली आपको मिलेगी, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए मजे की बात क्या है कि अगर इस शब्दावली को आप लोग कैलकुलेट करने की बात करोगे कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली से आप कहां से प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली के संदर्भ में आप कहां से प्रभावित हो रहे हैं, तो साथियों आप वहीं से प्रभावित हो रहे हैं, आप वहीं से प्रभावित हो रहे हैं जहां से आप कांग्रेस जैसी शब्दावली के संदर्भ में प्रभावित हुए थे। जैसे ब्रिटिश शासनकाल में जब आप कांग्रेस जैसी शब्दावली को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो कांग्रेस जैसी शब्दावली का मतलब क्या था, लोगों का समूह। वैसे ही हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का मतलब क्या है, लोगों का समूह, यानी कि लोगों की सामूहिकता पर एक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। कांग्रेस जैसी शब्दावली के संदर्भ में हम लोग प्रभावित कहां से हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम प्रभावित हुए।
तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसी शब्दावली जो आपको दिखाई पड़ती है, इसके संदर्भ में भी हम लोग जो प्रभावित हुए वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही क्या है, प्रभावित हुए हैं। ये बात आपको समझने की आवश्यकता रहती है। अगली चर्चा आपको यहां पर यह करनी है कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, तो इस शब्दावली का मतलब आप लोग क्या बता के चलेंगे, इस शब्दावली का मतलब क्या होगा। हम आपको बड़ी सावधानी से समझाने की कोशिश करेंगे। असल में इस शब्दावली का मतलब जो है उसको पहले सवाल के रूप में आप समझ लें, और जब उसको पहले आप लोग सवाल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे सवाल यह पुटअप किया जाता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का मेन सोर्स क्या है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की शक्ति का जो मेन सोर्स है वो है भारत की जनता। यानी कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली आपको दो प्रकार से गाइडेंस देने का काम कर रही है, या आपको दो प्रकार से समझाने का कार्य कर रही है। एक तो आप हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए बताएंगे कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति कहां से ग्रहण करता है, भारतीय संविधान की शक्ति का एक्चुअल सोर्स क्या है, तो भारत की जनता है। और असल में हमारे संविधान के जो निर्माण करता है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए यह बतलाने का कार्य कर रहे थे, यह समझाने का कार्य कर रहे थे कि भले ही संविधान सभा के सदस्य होने के नाते हमने संविधान को लिपिबद्ध करने का कार्य किया, हमने संविधान को तैयार करने का कार्य किया, लेकिन ये जो संविधान हमने बनाया है वो भारतीय जनमानस की ओर से बनाया है। ये जो संविधान हमने बनाया है वो भारतीय जनमानस की ओर से बनाया है। तो जब आप ये कहने की बात करेंगे तो इसी में छिपा रहता है कि भारतीय संविधान की जो पावर है उसका एक्चुअल सोर्स आपको कहां पर दिखाना है, तो भारतीय जनता में आपको दिखा करके चलना है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अगली शब्दावली संविधान की प्रस्तावना में आपको क्या दिखाई पड़ेगी, तो अगली शब्दावलियां कुछ हैं, और अगली जो शब्दावलियां हैं वो भारत, अगर आप भारत को एक राज्य के रूप में लेकर चलेंगे, तो भारत को जब आप एक राज्य के रूप में लेकर के चलेंगे तो उनको अलग अलग प्रकार से घोषित करने की बात कर रही है ना, उनको अलग अलग प्रकार से क्या है, घोषित करने की बात कर रही है। जैसे हम भारत के लोग जैसे शब्दावली के ठीक बात आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसी शब्दावली क्या है आपको दिखाई पड़ेगी। अब ये जो आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसी शब्दावली है, अगर इसका मीनिंग कभी आपसे पूछा जाए, जैसा आपने देखा होगा मैं कई बार क्लासेस में डिस्कशन करता रहता हूं, विद्यार्थियों से मैंने कई बार इस प्रकार के सवाल पूछे हैं कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। तो देखिए कानूनी तौर पर तो आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाते हैं जैसे ही आप 18 साल की जो आयु है आप अपनी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि 18 साल की आयु संपूर्ण करने के पश्चात आपको राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है, और जैसे ही आपको राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है तो आप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए हैं। यानी कि अपने जीवन के संदर्भ में जो नाना प्रकार के डिसीजंस आपको लेकर के चलने हैं, उन नाना प्रकार के डिसीजंस लेने के संदर्भ में आप क्या हो जाते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक नैतिक बाध्यता आप पर कार्य करती है, और ये जो नैतिक बाध्यता है सामान्य तौर पर आपके माता पिता की ओर से आती है। यानी कि इस नैतिक बाध्यता के आलोक में जब आप अपने जीवन के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेने की बात करेंगे तो आपको अपने परिवार के जो मेंबर्स हैं या जो आपके माता पिता हैं उनसे पहले आपको क्या है, प्रीवियस परमिशन लेकर के चलना पड़ता है, तब आप आगे की कोई कार्रवाई करते हैं। तो अगर इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसी शब्दावली को इसी बैकग्राउंड के माध्यम से समझा जाए, तो जब आप इसी बैकग्राउंड के माध्यम से इसको समझने की बात करेंगे तो ये आपको ये बताएगा कि अगर भारत रूपी राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है तो अपने तमाम प्रकार के निर्णयों को लेने के संदर्भ में क्या होगा, स्वतंत्र होगा। निर्णय चाहे क्या हो आपके बाह्य तौर पर हो या निर्णय चाहे क्या हो आपके आंतरिक तौर पर हो, बाह्य तौर पर निर्णय लेने की बात हो या आंतरिक तौर पर क्या है, डिसीजन मेकिंग की बात हो, भारत रूपी राज्य का होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंट वे में आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें हल्का सा संदेह कई बार यह रह जाता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत रूपी राज्य जो है यह कई प्रकार के जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेंबर बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आप मेंबर हैं, उनके बिहाफ पे जो आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपकी कैलकुलेशन होती है। वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपकी कैलकुलेशन होती हैं। उनका मतलब ये नहीं होता है कि भारत रूपी राज्य का जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना है उन पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव या उन पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव जो आपका इंपैक्ट है वो आ गया है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको संविधान की प्रस्तावना का जो शुरुआती डिस्कशन है इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। और देखो मामला क्या है, मामला यह है कि कई प्रकार के जो कार्य हमने आपके लिए प्रारंभ कर दिए हैं। हमने करंट अफेयर वाला सेक्शन आपके लिए स्टार्ट कर दिया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी हमने आज कैलकुलेट किया, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य आपका लगातार बना रहेगा। यह अध्ययन और अध्यापन का कार्य क्या है, आपका लगातार क्या है, चलता रहेगा। करंट अफेयर को लेकर के डेली एक न्यूज आपको दी जाएगी, है ना, डेली एक न्यूज आपको दी जाएगी और उसी के बिहाफ पे आपको थोड़ा अपने आप को क्या गाइड करके चलना है और उसी के हिसाब से क्या है हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हम न्यूज आपको दें और उस न्यूज को समझने में, पढ़ने में जो भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके चलें, आपको जो टाइम हो खराब ना हो। यानी कि कोशिश मैं पूरी ये करूंगा कि जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं रहेंगी उन तमाम प्रकार की आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में जो आपके करंट अफेयर को लेकर के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन तमाम प्रकार के सवालों को ओरली आपके सामने रखूं। और बड़े प्यार के साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर जैसे आज मैंने आपको जैसे मैं आज की वीडियो के माध्यम से मैंने दो प्रकार की चर्चाएं जैसे आपके सामने की, तो दोनों प्रकार की चर्चाओं के साथ मैंने संवैधानिक धरातल को क्या है जोड़ने की पूरी कोशिश की है। तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। बस आपके ये अपेक्षा है कि आप अपना सहयोग बना करके रखें। लगातार दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ क्या है आपको जुड़ के काम करना है और आपके सहयोग की दुष्यंत सिविल क्लासेस को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, ठीक है। मिलेंगे कल भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग 2 लेकर के और अन्य प्रकार की जो शब्दावलियां हैं उनको डिटेल में हम लोग क्या डिस्कस करने की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम खर्च नहीं करवाना चाहता हूं, है ना, शॉर्ट वे में अच्छी जानकारी आपको दे करके चलना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि डिस्कशन आपको अच्छे लग रहे होंगे। आप लगातार सहयोग बना के रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।